दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे अपने बारे में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हर कोई कर सकता है, तो हर इंडिविजुअल कर सकता है। चलिए जान लेते हैं। इंडिविजुअल कैन बी इन्वेस्ट। कोई भी इंडिविजुअल जो है, चाहे वो 18 प्लस ईयर का हो या 18 के अंडर का हो, इंडिया में रहने वाला हर कोई व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, माइनर जो होता है, जो 18 इयर्स जिसने कंप्लीट ना किया हो, वैसा लड़की, उसके पास अगर इनकम है तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो बचपन से उनको एक खास उनके पास नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, एक आर्ट होता है। तो ये आर्टिस्ट जो बच्चे होते हैं उनका अच्छा खासा कमाई होता है। और आप टीवी में देखते होंगे कि सीरियल में काफ़ी लोग काम करते हैं। तो उस तरह के आर्टिस्ट का जो इनकम होता है वो अपने पेरेंट्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ होता है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का अलग से उसका पैन कार्ड भी होता है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फैमिली का जो इनकम रहता है या फैमिली का जो वेल्थ रहता है वो अपना इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। NRI, जो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वैसे NRI भी इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और होता है PIO, पर्सनल इंडियन ओरिजिनल, जो सालों से बाहर रहते हैं, लेकिन जिसके माता पिता में से कोई एक अगर इंडियन होता है तो उनको बोला जाता है पर्सनल इंडियन ओरिजिनल। ठीक है, तो वो भी इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ढेर सारी हमारे यहाँ कंपनीज होती है जो कि जिसके पास एक्स्ट्रा वेल्थ रहता है, कैश रहता है, तो ऐसी कैश कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकती है म्यूचुअल फंड में, और उनका KYC उस हिसाब से होता है। कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, हमने अभी जान लिया कि कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। फॉरेन सिटीजन, जो सिटीजन बाहर, जैसे कोई कैनेडियन है, कैनेडियन ओरिजिनल या कैनेडियन सिटीजन है, तो वो हमारे इंडिया में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसका तरीका अलग होता है, जिसको FII बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल के थ्रू वो इन्वेस्ट करेगा। डायरेक्टली हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वैसे ही कोई फॉरेन कॉरपोरेट है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं है और फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन कंपनी है, तो वो भी डायरेक्टली म्यूचुअल फंड, इंडियन म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टली इन द सेंस कोई एजेंट के थ्रू भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको आना पड़ता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के की जो चैनल होती है उसके थ्रू आना पड़ता है। तो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़ वही हुआ, जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती है बाहर की, जिसका इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकता है? डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी इंडिया बन सकता है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैनल है म्यूचुअल फंड के लिए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएटरी है म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर के बीच, क्योंकि म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करने वाला एजेंट ही होता है। तो और इन्वेस्टर को प्रेजेंट करने वाला भी
एजेंट ही रहता है। अच्छा, जो ARN होल्डर होता है वो एजेंट बन सकता है। ARN में पहले भी बात किया था कि NISM मॉड्यूल 5A, जिसका हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं, ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद MP में रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है, और MP आपको ARN MP रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप किसी भी AMC के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं और उसका म्यूचुअल फंड आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट, ये पूरा एजेंट का जो चैनल चलता है वो इस तरह से चलता है। म्यूचुअल फंड एजेंट कोई AMC के साथ काम नहीं करता, वो नंबर ऑफ AMC के साथ जुड़ा होता है और वो नंबर ऑफ AMC के साथ रजिस्टर्ड होके उसका म्यूचुअल फंड बेचता है। तो वो पूरी इंडस्ट्री के जितने भी AMC के साथ वो रजिस्टर्ड होगा उसको प्रेजेंट करेगा इन्वेस्टर के सामने, और इन्वेस्टर के पास चॉइस रखेगा कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज के पास अपने सब ब्रोकर भी होते हैं और उनका जो स्टाफ रहता है, जो एम्प्लॉइज रहते हैं, उनके थ्रू म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती है। सभी इंडिविजुअल या कंपनीज को जो कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस करते हैं, उन्होंने कितना ओम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो उनके ARN कार्ड के अंदर कितना एसेट उन्होंने इन्वेस्ट करवाया, उस हिसाब से उनको कमीशन डिफरेंट AMCs के द्वारा रहता है। कमीशन का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, जैसे इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, डेब्ट में थोड़ा कम रहता है। तो जो भी तय कमीशन है उस हिसाब से उनको कमीशन, जो इंडिविजुअल एजेंट्स रहते हैं वो म्यूचुअल फंड का अगर बिजनेस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड का बिजनेस करें, वो और भी बिजनेस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करें और भी कई तरीके के बिजनेस कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस करने पर कोई पाबंदी होती नहीं है कि आप दूसरा बिजनेस न कर रहे। इंस्टीट्यूशनल चैनल जो होती है, जिनकी ब्रांच हर एक सिटी में होती है और वो उनके पास बड़ा स्टाफ रहता है, और जनरली ये लोग HNI क्लाइंट को अटैक करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैनल है जो अपने अंडर रिक्रूट है, और जहाँ पे म्यूचुअल फंड AMCs डायरेक्टली नहीं जा पाती, वहाँ पे भी ये लोग बिजनेस करते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल चैनल का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में। और आज के मॉडर्न ज़माने में इंटरनेट थ्रू AMC डायरेक्टली बिजनेस करती है, अपनी वेबसाइट के थ्रू काफ़ी सारे उनके फंड में इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, और डायरेक्ट फंड का जो NAV होता है वो भी डिफरेंट रहता है। तो उस तरह का भी बिजनेस होता है। बैंक्स जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट हुआ होता है, और उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है आसा, मतलब सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, वो प्रोडक्ट होता है। लेकिन उसके अलावा वो क्रॉस सेल, मतलब अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को वो दूसरे प्रोडक्ट भी, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और तरह तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचता है। उस तरह से उनका एक कमाई का जरिया रहता है म्यूचुअल फंड। तो NBFCs जो कि हाउसिंग के बिजनेस में जुड़ी हुई होती है, या फिर स्टॉक मार्केट के बिजनेस में जुड़ी हुई है, तो वो भी क्रॉस सेल करके म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती है और तगड़ा कमीशन कमाते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग भी एक जरिया होता है जो कि AMCs के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एजेंट कमीशन नहीं रहता, क्योंकि डायरेक्ट टू कस्टमर कंपनी AMCs डायरेक्टली कस्टमर को ये अपना फंड में इन्वेस्ट करने के लिए होती है, और वो वेबसाइट के थ्रू होता है या फिर उसके रिक्रूटेड स्टाफ के द्वारा होता है, और वो डायरेक्ट फंड में जाता है जो कि डिफरेंट रहता है
हर एक फंड जो होता है, एक होता है थ्रू एजेंट या थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, और दूसरा होता है एएमसी के द्वारा डायरेक्ट सेल किया गया फंड। तो वो डायरेक्ट फंड बोला जाता है और उसका एनएवी भी डिफरेंट रहता है। देखिए, सेल्स प्रैक्टिस में ऐसा है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को मैक्सिमम कितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को देना उतना ही नहीं किया गया, लेकिन हाँ, सेबी रेगुलेशन 1996 के हिसाब से 6% से ज़्यादा कोई भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को कमीशन नहीं दे सकता। पहले क्या होता था कि जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो एंट्री लोड लगता था, 1% 2% जितना लोड लगता था। अभी एंट्री लोड कोई भी नहीं है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट चार्जेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस, और एंट्री लोड बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, एग्जिट लोड में ऐसा है कि अगर कोई इक्विटी में इन्वेस्ट करे और विथ इन 1 ईयर कोई अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहता है सभी यूनिट्स, तो उसको 1% जितना चार्ज फिलहाल है। वैसा ही चार्जेस वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो वैसे ही चार्ज डेब्ट फंड में होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कस्टमर से टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।